नमस्कार और द हिंदू के आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारी खास चर्चा में आपका स्वागत है। जैसा कि महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बार कहा था, एक समाज की कठिनाइयां अक्सर उसके आर्थिक जीवन की विकृति से उत्पन्न होती हैं। और ये बात ईरान की हालिया घटनाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आज हम ईरान में चल रही नागरिक अशांति की परतों को खोलेंगे। ये विषय यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत उपयोगी है। हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं जो इस मामले पर गहरी नजर रखे हुए हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये संकट क्यों शुरू हुआ, सरकार इससे कैसे निपट रही है और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस पूरे संकट की जड़ क्या है। मतलब ये विरोध प्रदर्शन आखिर शुरू कैसे हुए? देखिए, इसकी शुरुआत हुई 28 दिसंबर 2015 को, और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। अच्छा जी, ये तेहरान के व्यापारियों, जिन्हें बाजारी कहा जाता है, उनकी एक हड़ताल थी। उन्होंने बस अपनी दुकानें बंद कर दी थी। और उनकी नाराजगी किस बात को लेकर थी? उनकी मुख्य नाराजगी देश की मुद्रा रियाल को लेकर थी। वो लगातार, बहुत तेजी से अपनी कीमत खो रही थी। ये गिरावट कितनी गंभीर थी? अगर कुछ आंकड़े हों तो शायद समझने में और आसानी होगी। बिल्कुल, और आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। देखिए, रियाल की जो आधिकारिक विनिमय दर थी वो $1 के मुकाबले 42,000 थी। ठीक है। लेकिन बाजार में असल में ये लगभग 3.5 गुना कम थी। मतलब $1 के लिए 14.5 लाख रियाल देने पड़ रहे थे। 14 लाख? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। आप अंदाजा लगाइए कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से इसकी कीमत में 20,000 गुना की गिरावट आ चुकी थी। 20,000 गुना? जी, और अकेले 2025 के साल में ही, एक साल के अंदर, इसमें 45% की गिरावट आई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि चावल, चीनी और तेल जैसी जरूरी चीजों का आयात करना और फिर उन्हें आधिकारिक कीमतों पर बेचना, ये तो व्यापारियों के लिए सीधे सीधे घाटे का सौदा बन गया था। एकदम सही, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसी आर्थिक हताशा के कारण बहुत जल्द ही बेरोजगार युवा और कम वेतन वाले कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। और तब ये एक देशव्यापी सरकार विरोधी आंदोलन बन गया। जी बिल्कुल। और अधिकारियों के अनुसार इस पूरी अशांति में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2000? हाँ, और सरकार ने इसका दोष आतंकवादियों पर मढ़ दिया। अब यहाँ ये समझना दिलचस्प हो जाता है कि ईरानी सरकार इस तरह के व्यापक विरोधों से निपटती कैसे है। लेख में एक प्लेबुक या एक तय रणनीति का जिक्र है। हाँ, 1979 के बाद से सरकार ने ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, आप कह सकती हैं कि 4 चरणों वाली एक रणनीति बना ली है। अच्छा, एक सेट पैटर्न है। जी, पहला चरण है सख्त पुलिस कार्रवाई। जैसे ही विरोध शुरू हो, उसे बल प्रयोग से दबा दो। और अगर उससे बात ना बने? तब आता है दूसरा चरण। ये गुड कॉप बैड कॉप की तरह है। इसमें कुछ अधिकारी विदेशी साजिश की चेतावनी देते हैं, तो कुछ जायज शिकायतों पर सहानुभूति जताकर बातचीत का प्रस्ताव देते हैं। और साथ ही सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता होगा। बिल्कुल, ताकि लोग संगठित न हो पाएं। और तीसरा और चौथा चरण वो क्या है? तीसरा चरण हफ्तों तक चलता है। इसमें भ्रम फैलाकर, आयोजकों में फूट डालकर और सरकार समर्थक रैलियां करके आंदोलन को कमजोर किया जाता है। एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। जी, और आमतौर पर इन 3 चरणों में ही विरोध खत्म हो जाता है। और फिर आता है चौथा चरण। हाँ, इसके बाद चौथे चरण में प्रमुख प्रदर्शनकारियों को पकड़कर लंबी जेल या फिर मौत की सजा दी जाती है। और ये जो मौजूदा संकट है, ये इस प्लेबुक के किस चरण में है? ऐसा लगता है कि ये तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। अच्छा। सरकार ने महंगाई से निपटने के लिए सभी नागरिकों को 10 मिलियन रियाल की एक मामूली मासिक सहायता देने की घोषणा की है। 10 मिलियन रियाल? हाँ, पर ये सुनने में ही ज्यादा है। असल में ये लगभग $7 के बराबर है। सिर्फ $7? जी, और साथ ही विदेशी ताकतों पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, सेना का क्या रुख है? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC सरकार के प्रति पूरी तरह वफादार बने हुए हैं। यहाँ ये जानना वाकई दिलचस्प है कि सरकार भले ही विरोध को काबू में कर रही हो, लेकिन इस संकट ने कुछ नई प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर किया है। जैसे पहली कमजोरी बाजारियों से जुड़ी है। यहाँ आकर्षक बात यही है कि बाजारी, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से पादरियों का समर्थन किया था
और 1979 में शाह को गिराने में मदद की थी, वो अब पहली बार पादरियों के नेतृत्व वाले शासन के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। मतलब जो वर्ग कभी सत्ता का आधार था वही अब असंतोष का स्रोत बन गया है। बिल्कुल। अमेरिकी प्रतिबंधों और IRGC जैसी शक्तिशाली संस्थाओं से मिली आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण पादरियों के साथ उनका जो पुराना संबंध था वो अब खराब हो गया है। तो ये तो हुई पहली दरार। दूसरी कमजोरी क्या है? दूसरी कमजोरी ये है कि सत्ताधारी वर्ग के पास इन सामाजिक संकटों के जो मूल कारण हैं उन्हें ठीक करने के लिए कोई ठोस आर्थिक राजनीतिक साधन ही नहीं है। मतलब कोई प्लान ही नहीं है, कोई विजन नहीं है। देश के जो सीमित संसाधन हैं वो परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों में लगते हैं, और इससे पश्चिमी प्रतिबंध लगते हैं और जनता में गुस्सा और बढ़ता है। एकदम सही। और यहाँ एक पीढ़ी का अंतर भी है। 2/3 से ज्यादा ईरानी क्रांति के बाद पैदा हुए हैं। उनकी आकांक्षाएं अपने बुजुर्ग नेताओं से बहुत अलग है। वो अपने पड़ोसी खाड़ी देशों की समृद्धि देखते होंगे। बिल्कुल, वो सब देखते हैं और अपनी गरीबी और भ्रष्टाचार के लिए अपने नेतृत्व को दोषी मानते हैं। और तीसरी कमजोरी विदेशी हस्तक्षेप से जुड़ी है। जी, अमेरिका और इजराइल अब खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों को सैन्य धमकी देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन उनके पास कोई आसान विकल्प तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है, और इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है। 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने हमला किया था तो सभी ईरानी, चाहे वो सरकार के समर्थक हों या विरोधी, वो विदेशी आक्रमण के खिलाफ एकजुट हो गए थे। मतलब बाहरी खतरा अंदरूनी राष्ट्रवाद को मजबूत कर देता है। जी हाँ, और ईरान के पास अभी भी जवाबी कार्रवाई की पर्याप्त क्षमता है। वो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है? तेहरान में जो ये उथल पुथल हो रही है वो भारत के लिए अप्रासंगिक क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत पर इसका गहरा असर पड़ सकता है कई स्तरों पर। सबसे पहले तो खाड़ी में स्थिरता और वहां बसे भारतीय। निश्चित रूप से ईरान में किसी भी बड़े संघर्ष का असर खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ेगा, जहां भारत के प्रवासी, तेल आपूर्ति, व्यापार और निवेश जैसे बड़े हित जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान की भूमिका, वो भी तो एक एंगल है। बिल्कुल, ये स्थिति पाकिस्तान को ईरान और खाड़ी अरब दोनों के लिए एक सुरक्षा मध्यस्थ के रूप में खुद को पेश करने का मौका दे सकती है। कनेक्टिविटी का क्या? अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान जरूरी है? हाँ, ये बहुत अहम है। भारत को इन इलाकों तक पहुंचने के लिए ईरान की जरूरत है। वहां अस्थिरता मतलब हमारी कनेक्टिविटी योजना पर असर पड़ना। और एक सामाजिक पहलू भी है, भारत में शिया आबादी। जी, ईरान के बाद दक्षिण एशिया में शियाओं की सबसे बड़ी संख्या है और भारत में ही लगभग 2.5 करोड़ शिया हैं। वो स्वाभाविक रूप से ईरान में होने वाली घटनाओं से जुड़े हुए महसूस करते हैं। और अंत में, क्या इसमें कोई आर्थिक अवसर भी है अगर प्रतिबंध हटते हैं तो? बिल्कुल, अगर कभी ईरान पर लगे पश्चिमी प्रतिबंध हटते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार भारत के लिए बहुत आकर्षक अवसर प्रदान करेगा। तो संक्षेप में, जो एक आर्थिक विरोध के रूप में शुरू हुआ था, उसने ईरान के सामाजिक राजनीतिक ढांचे में गहरी दरारों को उजागर कर दिया है। शासन और उसके ऐतिहासिक सहयोगियों के बीच एक दरार, एक बहुत बड़ा पीढ़ीगत अंतर और बुनियादी आर्थिक समस्याओं को हल करने में विफलता। और जबकि सरकार अपनी पुरानी रणनीति का उपयोग करके फिलहाल अशांति को नियंत्रित करती दिख रही है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं वो अनसुलझे हैं। और यही बार बार होने वाले संकटों का एक चक्र बना रहे हैं। जी, और अंतर्राष्ट्रीय आयाम, विशेष रूप से अमेरिका ईरान तनाव और भारत पर इसका प्रभाव, इसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनाता है जिस पर नजर रखनी होगी। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। लेख में कहा गया है कि सरकार ने तेल उद्योग को अप्रभावित रखने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन कोई भी शासन कब तक विदेशों में तेल बेचकर अपनी मशीनरी चला सकता है जबकि उसके अपने लोग घर पर रोटी की कीमत के लिए संघर्ष कर रहे हों? इस विषय पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।